Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum दोस्तों. Welcome to the 17th episode of the Quarantine Show on a Green Team. और आज के शो में हमारे साथ दो ऐसे टैलेंटेड पेसर्स मौजूद हैं जिन्होंने 2018 में अपने पीएसएल कैरियर का आगाज किया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो उससे पहले खेल ही रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पीएसएल खेली तो यकीनी तौर पर आप तमाम लोगों की नजर में आ गए. एक ने तो पाकिस्तान खेल लिया, एक बहुत करीब है पाकिस्तान खेलने के, और उनके लिए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि एज डज नॉट मैटर. जिस तरीके की वो एफिशिएंट बॉलिंग करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टी20 बॉलर्स उन्हें कहा जाता है, और इस पीएसएल सीजन में तो अपनी बैटिंग के जौहर भी उन्होंने दिखाए. हमने तो फर्स्ट क्लास में पहले ही देखे हुए थे, लेकिन आप लोगों ने भी देखे जिस तरीके से छक्का मार के मैच फिनिश किया था, मैच बनाया था. उम्मेद आसिफ है जनाब हमारे साथ, कराची किंग्स को इस सीजन में रिप्रेजेंट किया, इससे पहले पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करते थे. अस्सलाम वालेकुम उम्मेद. वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है. उम्मेद का ताल्लुक सियालकोट से है और इसके साथ साथ फैसलाबाद से ताल्लुक है वकास मकसूद का. पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड से पीएसएल खेले और अब कराची किंग्स की टीम में रिप्लेसमेंट बने आमिर यामीन की, और मैच खेला, 2 क्रूशल विकेट्स भी ली. इससे पहले अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए खेलते रहे, वापडा के लिए खेलते रहे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, न जाने फिर भी क्यों चांस नहीं मिलता कंसिस्टेंटली. वकास मकसूद हमारे साथ हैं फैसलाबाद से. अस्सलाम वालेकुम वकास, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम शाहिद, थैंक यू वेरी मच. बहुत तो इन दोनों से बात करेंगे. आप तमाम दोस्त अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ग्रीन टीम और पीएसएल मीम्स के पेज पर. उमैद आसिफ के बारे में आप लोग यकीनी तौर पर बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उमैद आसिफ के फैन हैं. उमैद, आप उन लकी बॉलर्स में से हैं कि जो अभी भी पाकिस्तान नहीं खेले, मगर आपके लिए हमेशा से आवाज लगती है कि उमैद आसिफ कब टीम में आएंगे. जब ये सुनते हैं तो कैसा फील होता है? ऑब्वियसली जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो आपका एम तो पाकिस्तान खेलना ही होता है ना इवेंचुअल. तो बस और कोशिश करते हैं, लोगों को पसंद आता है वो, तो ऑब्वियसली वो फिर वो आवाज उठाते हैं. अच्छा उमैद, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे पीएसएल में काफी आप एक्टिव थे, आप बीच में कुछ मैचेस के लिए आपको रेस्ट भी करवाया गया, कुछ इश्यूज भी थे, लेकिन बाद में आप जब आए तो आपने बड़ा एक्टिवली, बड़ा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया. इतने बिजी स्केड्यूल के बाद फिर जब इतना सारा टाइम घर पर बैठना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रिसेंट सिचुएशन, ग्राउंड में जाने का टाइम नहीं मिल रहा, कंप्लीट रनअप से बॉलिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा होगा. आपकी वीडियो तो आई थी एक्सरसाइज करते हुए, वो तो हमने देखी थी, लेकिन मैच प्रैक्टिस तो नहीं मिल रही होगी, नेट प्रैक्टिस तो नहीं मिल रही होगी. कैसे मेंटेन रखते हैं अपने रिदम को, अपनी फिटनेस को? बिल्कुल, मैच प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही. यहाँ पे रनिंग का पार्क वैसे बिल्कुल सामने ही है, लेकिन उधर भी ज्यादा जाने का मौका नहीं मिलता. ऑब्वियसली लॉकडाउन है सब, तो घर में जितनी इम्प्रोवाइज करके ट्रेनिंग हो सकती है वो कर रहा हूँ. ऑब्वियसली जब बॉलिंग से रिलेटेड जितनी फंक्शनल मूवमेंट्स और जितनी फंक्शनल ट्रेनिंग्स है वो कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरह करता रहूँ. लेकिन उसका बॉलिंग का तो मुतबादिल कोई भी नहीं है ना. आप जब तक खुद बॉलिंग नहीं करते उस वक्त तक आप जो जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें आपका वो असर नहीं होते. लेकिन कोशिश यही है कि हैवी बॉल से प्रैक्टिस करता हूँ घर में. सामने ना कोई पिलो या कुछ भी रख के है जो ब्लैंकेट वगैरह, तो उसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं. लेकिन बेसिकली वो जो बॉलिंग की प्रैक्टिस है वो तो बिल्कुल नहीं हो रही. दिल तो बहुत चाहता होगा कि ग्राउंड में जाएं, बॉल को पकड़ें और सामने बैट्समैन हो, बस बॉलिंग कराएं. मैं बस यही देख ले, घर पे बैठ के दीवार पे मार के बैटिंग कर रहे होते हैं या उसी तरह बॉल पकड़ के तो बाउंसर को मारे होते हैं. क्रिकेटर का घर में तो दिल लगता नहीं है, आपको भी पता है, सबको भी पता है, सारे क्रिकेटर्स को ये हाल है. तो बस देखें कब ये अल्लाह इस मुसीबत से जान छुड़ाते हैं. अच्छा वकास, आप बताएं आपका क्या रूटीन है? फैसलाबाद में आप मौजूद हैं और इस वक्त क्रिकेट के मैदान से तो यकीनी तौर पर दूर होंगे, ट्रेनिंग तो घर में कर रहे होंगे, लेकिन वही बात है कि एक बॉलर को जब तक अपनी बॉलिंग करने को ना मिले उसे मजा नहीं आता, जब तक उसका बॉल ना हिले, जब तक उसका रन अप ना कंप्लीट हो. तो इस चीज को कैसे रिकवर करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है. ट्रेनिंग जितनी मर्जी कर लें, वो एक जो नशा है ना बॉलिंग का, जो भाग के पूरे रिदम से रनअप से बॉल करनी है, बॉल के साथ खेलना है, अंदर लेके आना है, बैट्समैन को बाहर निकालना है, वो जो मजा है ना वो काफी दिन से फीका पड़ा हुआ है. तो ट्रेनिंग तो घर में हो रही है, मतलब जिम शिम भी कर रहे हैं, जो जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, और मेडी से वैसे भी बात होती रहती है, प्लान शेयर करते रहते हैं हम लोग. तो बस वही है, जिम हो रही है, और उसके बाद यही है जो बॉलिंग, अपना शैडो बॉलिंग कर लेते हैं या ऊपर छत पे बच्चों के साथ खेल लेते हैं, और घर वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं.
अच्छा, अच्छा वैसे मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में कितने मैडी हैं, इमाद वसीम को भी मैडी भाई कहा जाता है, हमाद आजम को भी मैडी कहा जाता है, आप भी मैडी हैं। अच्छा उमैद, स्ट्रेट अवे आपके लिए सवाल आया है रेयान कुरैशी का, और वो कहते हैं कि नीचे जो आप अपनी एक शर्ट पहनते हैं, जब भी आप विकेट लेते हैं आप अपनी वो शर्ट दिखाते हैं, उसका क्या राज है? आयरन मैन शर्ट है वो स्किन्स बिल्कुल। थी मेरे पास, इंग्लैंड से मैं आया था, तो अब सारे सेलिब्रेट करते थे। मैं एक दिन जब पीएसएल के 3-4 मैच गुजरे तो मैंने सोचा यार मैं नीचे स्किन्स तो पहनी होती है, व्हाई नॉट सेलिब्रेटेड। और आयरन मैन वैसे ही पसंद है, मार्वल, और ऊपर से जो उसका एक्टर है रॉबर्ट डाउनिंग जूनियर, उसकी जो लाइफ स्टोरी है, जिस तरह उसने स्ट्रगल करके बाहर निकला, उसके बाद इतना अच्छा एक्टर बना, तो वो उससे भी इंस्पायरेशन मिलती है और खुद भी फील होता है कि जो भी स्ट्रगल थे लाइफ के, उसके बाद आप जब बाहर निकलते हैं, फॉर हर बंदे के लिए ये, कि हर बंदा अपने अंदर आयरन मैन है, लाइक सुपर हीरो है, अपनी फैमिली के सामने सुपर हीरो है, कि स्ट्रगल जब आते हैं तो लोगों को ये नहीं चाहिए कि यू शुड प्ले विक्टिम टू इट, यू शुड फाइट बैक और अपना विक्टोरियस बाहर निकलना चाहिए। तो इट्स जस्ट अ पोर्ट्रेयल फॉर दैट। ठीक है, ठीक है, सही बात है। अच्छा आपने अभी अपनी स्ट्रगल की बात की, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, यकीनी तौर पर हमारे देखने वाले भी जानना चाहेंगे कि ये स्ट्रगल कैसी थी क्रिकेट में, कब क्रिकेट स्टार्ट की खेलना, और जब क्रिकेट की तरफ आए तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा? सब वही चैलेंजेस थे जो हमारे हर क्रिकेटर को फेस करने पड़ते हैं, फैमिली की ऑपोजिशन होती है, फिर क्रिटिक्स होते हैं बहुत, आपको फैसिलिटीज नहीं होती हैं आपके पास, आपको रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन आपको फिर भी अगर आप इतना पैशनेट हैं कि आपको फील हो कि आप पहुंच सकते हैं कहीं पे, तो वो आपको करना चाहिए जरूर। तो शुरू में था थोड़ा बहुत, फैमिली ने सपोर्ट किया, उन्होंने करते रहे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि अभी कुछ नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली उनको भी फील होता है कि यार ये बच्चा निकम्मा ना हो जाए। तो लेकिन अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए, उस पर फिर आप लगे रहे तो अल्लाह आपको फिर उसकी जो आपका हार्डवर्क है उसका सिला जरूर देता है। ठीक है। अच्छा वकास, आपसे जानना चाहूंगा, फैसलाबाद ने पाकिस्तान को बड़े बड़े क्रिकेटर्स दिए, फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो शायद नजीर का नाम हमारे माइंड में आता है, और बड़े बड़े क्रिकेटर हैं। फैसलाबाद की T20 टीम एक जमाने में बड़ी स्ट्रांग होती थी, आसिफ हुसैन कप्तानी करते थे, फिर मिसबाह उल हक कप्तान बने और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस टीम की होती थी। मोहम्मद हफीज भी पहले इस टीम से खेलते थे, सईद अजमल जैसा हीरा इस टीम ने दिया। आप भी हमें, अगर हम देखें लॉन्गर स्टेज पर, बिगर स्टेज पर, उसी टीम से नजर आए। आप फैसलाबाद की टीम के साथ गालिबन इंडिया भी गए थे, और आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था फैसलाबाद की टीम के साथ। आपने कब क्रिकेट स्टार्ट की? जी बिल्कुल, इंडिया भी गया था टीम के साथ, लेकिन वहाँ पे मैच कोई नहीं खेला था। क्रिकेट, जहाँ से क्रिकेट की बात स्टार्ट की थी मैंने, जब कॉलेज फिनिश किया था ना, तो बस एक क्रेज था क्रिकेट का। तो अब्बू बहुत सपोर्ट करते थे, तो उनको मैंने वैसे ही कहा कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो बस मैंने जाया करना है, क्लब जाया करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फैसलाबाद से दूर रहता हूँ, 20-25 किलोमीटर दूर एक गाँव है 188 रेबे। तो वो घर वाले कहते थे, अब्बू ने कहा था कि अगर खेलनी है तो प्रॉपर खेलनी है, ये नहीं हो गया एक दिन जाना है 2 दिन नहीं जाना। तो मैंने फिर बोला कि वहाँ पे जाने के लिए काफी खर्चा होगा, मतलब डेली उस वक्त मेरे पास कन्वेंस भी कोई नहीं थी, तो मैं बस पे जाता था, साइकिल साइकिल से बस, बस पे फिर पैदल। तो 2006 में स्टार्ट की थी, 5 में स्टार्ट की थी और 6 में अंडर 19 खेला था, 1 साल बाद ही खेल गया था मैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा आपसे मैं जानना चाहूंगा, वकास के मिसबाह उल हक के साथ आपकी बड़ी कोऑर्डिनेशन नजर आई थी, चाहे फैसलाबाद वोल्स की टीम हो या फिर बाद में आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का भी पार्ट रहे। तो मिसबाह उल हक का कितना रोल है वकास की डेवलपमेंट में? क्योंकि फैसलाबाद के जितने भी लड़के हैं, एक नजर आता है कि मिसबाह ने उन सब पर काम किया हुआ है। फिर आसिफ अली की बात करें, मोहम्मद हफीज की बात करें, सईद अजमल की बात करें, सब प्लेयर्स में एक मतलब नजर आती है मिसबाह की एफर्ट। जी बिल्कुल, मिसबा भाई की काफी मैं कहूंगा कोई क्रेडिट मिसबा भाई पे जाता है, क्योंकि एक दफा यहाँ पे T20 का मैच हो रहे थे फैसलाबाद में। अब मुझे याद नहीं है किस सन की बात है ये, लेकिन 7-8 में भी हो। तो फैसलाबाद बुल्स की टीम प्रैक्टिस कर रही थी बोड़ा वाली ग्राउंड में। अक्सर स्टोरी है, किसी को नहीं पता, ये इनसाइड है लो। तो मैं वहां पे बॉलिंग करने के लिए गया, तो मिसबा भाई बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बॉलर से मंगवाओ ना। तो मैं वहां पे गया, बॉलिंग की मैंने मिसबा भाई को एक बॉल किया, स्लो वन किया, दूसरा यॉर्कर किया,
तो फिर स्लो वन किया, तो मिसबा भाई ने मुझे आगे रोका, मुझे कहा ये तुम क्या कर रहे हो, स्लो वन कर रहे हो कि बस खुद ही हो रहा है? मैं कहा नहीं जी कर रहा हूँ, मतलब कहा अच्छा चले ठीक है फिर करो। फिर वो मुझे जो कह रहे थे मतलब यहाँ पे स्लो करो, स्लो बाउंसर करो, तो ये करो। तो उस टाइम में ना एक प्लेयर अनफिट हुआ था फैसलाबाद का बॉलर ना, तो मिसबा भाई कहते थे मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए ना वकास की, तो इसे खिलाना है। तो मतलब कई सीनियर प्लेयर थे, वो कहते थे अभी ये अंडर 19 खेल रहा है तो कोई से मतलब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा क्राउड का, तो ऐसा वैसा। तो वो साल था मेरी जब मिसबा भाई ने मुझे देखा, और नेक्स्ट ईयर जब टीम बनी थी फैसलाबाद बुल्स की, तो सबसे पहले मेरा नाम था और मुझे देख के काफी खुशी हुई थी। और उसके बाद मैंने काफी मेहनत भी की थी कि एक मिसबा भाई ने मुझे कहा था, और उसके बाद मेरे एक ज़हन में वही दिमाग में चल रहा था कि नेक्स्ट टाइम जो टीम बनेगी इंशाल्लाह मैं उसका हिस्सा हूँगा। उमैद, जिस तरीके से फैसलाबाद की बात की, सियालकोट स्टैलियंस की बात अगर हम ना करें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। 6 टाइम्स चैंपियन, रिकॉर्ड 6 टाइम्स चैंपियन सियालकोट की उस चैंपियन टीम का आप पार्ट रहे, जिसमें कभी मोहम्मद आसिफ भी होते थे, सरफराज अहमद सीनियर होते थे, राना नवीदुल हसन जैसे बॉलर्स खेलते थे। आप उस टीम से खेले, सरमद अनवर मुझे जहां तक याद पड़ता है वो आपके साथ खेलते थे, फिर हसन अली उस टीम में बाद में जाके आए, अमाद भट्ट उस टीम में है जो कि इस वक्त करंट पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में भी है। सियालकोट स्टैलियंस की वो चैंपियन टीम जिसमें इमरान नजीर भी हुआ करते थे, शाहिद यूसुफ हुआ करते थे, मंसूर अमजद हुआ करते थे, बहुत सारे नाम है, मैं कौन कौन से नाम लूं, और अगर मैं हारिस सोहेल का नाम ना लूं तो ये भी ज्यादती होगी। अब्दुल रहमान उस टीम में थे, उस टीम में खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था? अब खुद देखने मैं मेरे एक्चुअली अंकल हैं ताहिर मुगल, वो भी उस टीम से खेलते थे, तो मैं उनको ओके, सिर्फ ताहिर देखने मुगल जाया आपका अंकल है। जी। तो मेरे चाचा है, तो मैं उनको देखने जाया करता था। एक दफा मुझे स्टेडियम में भी ले गए, तो आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डगआउट, जो उस टाइम थोड़ी ना लीनियंसी थी एसीएसयू में। तो मैं डगआउट के पास खड़ा था, तो मैं देख रहा था टीम का सारा माहौल, और मैं सोच रहा था कि यार खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे कभी। तो बस अल्लाह ने मौका दिया। मैं इंग्लैंड था उस वक्त, और जो टूर्नामेंट था सुपर 8 होने लगा था जून में। तो सारे प्लेयर्स जो थे सीनियर प्लेयर, वो सारे सब इंग्लैंड गए हुए थे, सारे बिजी थे। तो अब वापस आने का मुझे पता चला कि चांसेस कम है कि सीनियर प्लेयर वापस जाएंगे। मैं भी उस वक्त इंग्लैंड में था। तो मुझे आई शोएब भाई की कॉल थ्रू अंकल, मतलब अंकल ताहिर। तो उन्होंने पूछा हाँ जी आप आ सकते हैं? मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा। तो मैंने वो चांस लिया, अल्लाह ने वो उसमें परफॉर्मेंस भी हुई थोड़ी बहुत जैसी भी। उसके बाद फिर शोएब भाई ने एकेडमी में भी देखा तो पसंद किया, तो माशाल्लाह वो उसके बाद मतलब वो एक कह लें कि ड्रीम कम ट्रू था वो भी, एज अ फास्ट बॉलर खेलना, इतनी जो चैंपियन टीम के जो है पार्ट होना। तो वो बहुत वो था जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस मिला सारा कुछ आगे जाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा वकास, आपसे मैं जानना चाहूंगा फर्स्ट क्लास कैरियर के हवाले से कि फर्स्ट क्लास में आपका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, और वापडा के लिए जब आप खेलते थे, मुझे आज भी याद है आपने जिस तरीके की बॉलिंग यहाँ पर की थी, एक इनिंग्स में आपने 9 विकेटें भी ली थी, और बड़ा जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस था। अनफॉर्चुनेटली इस साल आपको शायद इतना चांस नहीं मिला, क्योंकि ज्यादा स्पिनर्स खेल रहे थे सेंट्रल पंजाब की टीम में, और फिर एजाज चीमा भी थे। लेकिन क्या बताएंगे अपने उस एक्सपीरियंस के हवाले से, फर्स्ट क्लास कैरियर के हवाले से? 4 डे क्रिकेट में हमेशा से आपकी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज रही हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक वापडा की बात है तो फैसलाबाद से खेलता था, कई दफा वापडा से नाम आया था रिजर्व प्लेयरों में, तो मैं रीजन से खेलना प्रेफर करता था। तो यहाँ पे मैं नाम लेना जरूर चाहूंगा अमजद अमजद सदीक साहब का। तो उन्होंने जब मैं वापडा की टीम में मुझे सेलेक्ट किया, तो उनका बड़ा रोल था। अमजद सदीक साहब थे और हमारे मैनेजर थे हारून साहब थे। बिल्कुल, सॉरी बात तो मेरा भी उस साल ना अभी भी मुझे याद है कि मेरे भी अमजद भाई लास्ट दिन था, टीम जानी थी ना, तो वहां पे नाम जाना था। तो मैं बिल्कुल वहां पे वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था, तो एक प्लेयर का नाम जाना था उस टाइम ना। तो काफी मीटिंग्स चल रही थी, तो जो कह रही ना फिंगर्स गोज अप, ये वाला सीन था मेरा कि मेरा नाम आए या नहीं आए, तो ऐसा कुछ सारा चल रहा था। तो मेरा फिर होपफुली मुझे रिफतुल्लाह बताना था, सिफत भाई, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा नाम चला गया। तो वो सीजन था जो मेरे लिए वापडा से, तो उस सीजन मैंने 50 आउट किए थे। तो वहां से जो एक रिदम था, वो जो टेम्पो था ना मेरा वापडा में, वो एज ए बॉलर मतलब सारे फिर मुझे रेट कर रहे थे, और मुझ पे एक जो बंदा कहता है ना कि मेन बॉलर है ये हमारा, तो उस तरह मैं फिर डील कर रहा था कि नहीं यार मैंने आउट करने हैं तो टीम ने जीतना है। तो जो मेरा बेसिक जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ना, वो ये था कि वापडा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और फिर वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का मैंने उसे कैरी भी किया और अच्छी परफॉर्मेंसेज।
तो मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह के इस बारे में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उमैद आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको पीएसएल में तो सबने खेलते हुए देखा है, लिमिटेड ओवर्स मैच में भी आपको सबने खेलते हुए देखा है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आपने कैसे आगाज किया? फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो स्ट्रगल थी उस हवाले से कुछ बताएंगे। फिर 2014 में शायद आप 1 साल तक क्रिकेट के मैदान से गायब भी रहे, लेकिन उसके बाद जब आए तो आप निखर कर और बेहतर बॉलर बनकर सामने आए। और मुझे याद है अच्छे तरीके से कि एक टाइम आया था कि आप बड़ा रेगुलरली खेलते थे, सियालकोट के लिए आप होते थे, सरमद अनवर होते थे, फिर अचानक से आप दोनों गायब हो गए थे। फिर काफी अर्से बाद आप दोबारा हमें इन एक्शन नजर आए थे, और जैसे आप इन एक्शन नजर आए थे तो आपकी फॉर्म और आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा निखर कर सामने आई थी। तो ये सवाल से थोड़ा सा बताइएगा। स्टार्ट मेरा इस तरह था, मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा था इधर नवाब टाउन, नवाब क्लब। तो मुस्तफा इकबाल एक हमारे स्पिनर होते थे, वापडा ने उनको अभी ताज़ा हायर किया था, तो उसको देखने आए हुए थे हम मैच में ना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो उस मैच के बाद ना मुस्तफा ने मुझे कहा कि वापडा के कोचेस की तुम्हारे पे नजर है। तो मैं कहा अच्छा, ऐसी मजाक कर रहा है। उस साल मैंने मेहनत बहुत की थी, मैं रात को कॉल सेंटर में जॉब करता था और सुबह आके 4 घंटे नाश्ता करके 4 घंटे सो के फिर ट्रेनिंग पे जाना, फिर इस तरह मैचेस भी से कई सोए बगैर खेले हुए थे। तो अल्लाह ने उसका शायद सिला दिया। वो फिर अक्टूबर में ना उन्होंने मुझे हमारा एक मैच हुआ हम जब की टीम से, क्लब से, तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि तुमने ना मंडे को आना है ट्रायल्स पे। अब मैं संडे को कॉल सेंटर में जॉब की, अगले दिन सुबह मतलब सीधा कॉल सेंटर से ट्रायल्स पे वो गया, क्लब में नवाब साहब मान नहीं रहे थे, कहते हैं कि नहीं ऐसी है, बुला के ना बॉलिंग करवा के तो भेज देते हैं। तो मैंने कहा आप पूछ लें उनसे। उन्होंने फिर फोन किया, कहा कि तुमने खिलाना है? कहते हैं हाँ हमें पसंद आया, हम ट्रायल लेंगे। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है। तो क्लब का मैच भी चल रहा था, तो नवाब साहब ने कहा जाओ 6 ओवर करके जाओ इधर। तो मैंने उधर 6 ओवर किए, 6 ओवर करके फिर मैं ट्रायल्स पे गया। तो माशाल्लाह उधर सारे सीनियर प्लेयर थे, उधर कोचेस थे, अमजद भाई थे, बाबा जी हैं जायद उमर, और हमारे हाफिज जी भी हैं फास्ट बॉलर। तो वो उधर कोच थे फास्ट बॉलिंग कोच। अब मैंने उधर बॉल किया, पहले सबसे उन्होंने मुझे पुराना बॉल दिया, फिर सेमी न्यू दिया, फिर नया बॉल दिया। तो अल्लाह ने ऐसी माशाल्लाह से उधर परफॉर्मेंस उस ट्रायल्स में करवाई कि उन्होंने मुझे रोक लिया और सबको भेज दिया जितने भी ट्रायल्स के। फिर उन्होंने मुझे बिठा के पूछा क्या कर रहे हो, क्या करते हो, सारा कुछ तो बताया उसको। उन्होंने मुस्तफा ने बताया कि रात को कॉल सेंटर जॉब करता है तो इसकी हालत इस वजह से ऐसी हुई। तो उन्होंने कहा मुझे आप कॉल सेंटर छोड़ो, तो हमने आपको इस साल वापडा की टीम से खिलाना। वो मैंने उधर से मैंने वो कॉल सेंटर छोड़ दिया। फिर मेरी ड्यूरिंग द कैंप बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन वो जो मैं रात को रातें गुजारी हुई थी बैठ के, तो उसकी वजह से बैक का जो मेरा कर्वेचर था थोड़ा सीधा हो चुका था। तो वो जब मैं अच्छा, बॉलिंग में उसमें एफर्ट ज्यादा किया तो वो मुझे इंजरी हो गई, तो अच्छा, मुझे अच्छा। स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। अब मुझे, लेकिन इसमें मैं वापडा के जो हमारे हारून मसूद साहब हैं, उन्होंने कहा ये वापडा की टीम के साथ रहेगा पूरा सीजन। तो मैं वापडा के साथ पूरा सीजन गुजारा, सारे सीनियर से फर्स्ट क्लास का जो इन्वायरमेंट था वो देखा, तो उसमें सब सीखने को मिला। उस सीजन के बाद फिर मैं वापडा ने मुझे अपने उधर उनका जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उधर रखवाया। उधर मैंने ऑफ सीजन सारी ट्रेनिंग की, फिटनेस की, और फिर नेक्स्ट सीजन मैंने वापडा से स्टार्ट। उसके बाद अच्छा। फिर जब सियालकोट, जी, 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 बोले बोले बताएं। हाँ फिर सियालकोट से रेगुलर मेंबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरमियान में एक सेटबैक हुआ, वो एक मुझे एलर्जिक रिएक्शन हुआ एक सी फूड पे। सी फूड खाने से उसी दिन टेस्ट हुआ, और वो जो भी हुआ खैर वो मेरा 1 साल मिस हो गया उसमें। तो लेकिन ऑब्वियसली उसमें स्ट्रगल इतना ज्यादा था, लेकिन दिल नहीं छोड़ा उसमें। पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल तो उसमें मेहनत करता रहा। जब जो जैसी भी हो सकती थी वो मैंने की उसमें मेहनत, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब भी कहीं बॉलिंग करता हूँ या कहीं कोई मुझे कोच देखता है तो वो देख के मुझे तारीफ करते हैं कि यार ये बॉलर अच्छा है, तो आपको फील आती है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं फिर ट्रेनिंग करता रहा। फिर जैसे ही मुझे वापस आके मौका मिला दोबारा से, तो अल्लाह ने उसमें भी परफॉर्मेंस कराई। फिर लाहौर वाइट से ट्रायल दिए उन्होंने। हमारे इनके लाहौर के प्रेसिडेंट थे नदीम चुनी साहब, उन्होंने मुझे ट्रायल दिलवाए। उधर ट्रायल में बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई। उधर से फिर मैं लाहौर वाइट्स का सफर शुरू हुआ, और उधर से फिर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह 2017-18 और ये 19 बड़ा अच्छा। अच्छा उमैद, आपके लिए एक क्वेश्चन है सलमान आसिफ की तरफ से, और वो कहते हैं कि उमैद से डेली फिटनेस का पूछें कि इतनी अच्छी फिटनेस अब तक आपने कैसे मेंटेन की हुई है। बिल्कुल आप अभी भी, मतलब मैं अगर आपकी एज ना बताऊं, और मैं बताऊंगा भी नहीं, तो वो आपको 25 ईयर यंगस्टर ही समझते हैं।
बस ऐसे ही है, जो भी देखता है वो यही कहता है कि यार एज क्यों नहीं कम करवाई आप। मैं कहा यार मेरा दिल, मतलब मैं माना ही, मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं 2 नंबरी करूँ कोई। तो बस वो फिटनेस है। अब देखिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको कोई गोल चाहिए अपने आप को, किसी आपको एक डेस्टिनेशन देख के रखनी है, तभी आप उसकी तरफ जाते हैं। अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है तो आप बस घूमते ही रहेंगे इधर उधर। तो यू नीड विजन। तो उसके लिए फिर आप जब अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि यार उधर पहुंचना है, ये करना है, तो आप फिर कुछ ना कुछ हाल ढूंढते रहते हैं। अब तो यार मीडिया का इतना दौर है, यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है, हर चीज अवेलेबल है। आप जाएं उधर से आपको हर किस्म की फिटनेस मिलती है। आप इंस्टा पे देखें, आपको ऐसे ऐसे वो चैनल्स वगैरह सारा कुछ है कि आपको सारी फिटनेस की ट्रेनिंग सब कुछ मिल जाता है, बस अच्छा आपको फॉलो करना वकास, हाँ वकास आपसे जानना चाहूंगा कि 4डे के बड़े अच्छे बॉलर, बॉल बड़ी आप अच्छी अंदर लाते थे, टेस्ट मैचेस में आपको चांस नहीं मिला, चांस आपको T20 में मिला पाकिस्तान की तरफ से, वो एक्सपीरियंस कैसा था, जरा इस हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान की कैप किसी भी फॉर्मेट पे किसी भी स्टेज पे वेयर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़े ऑनर प्राइड की बात होती है। सॉरी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं है, कट गई है आवाज, हाँ, रिपीट कीजिएगा। वकास वकास मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अभी बेहतर है। जी जी वकास, आपके T20 के हवाले से जानना चाहूंगा कि 4डे के आप बड़े अच्छे बॉलर थे, लेकिन T20 का डेब्यू पाकिस्तान की तरफ से आपको करवाया गया, और पाकिस्तान को किसी भी लेवल पर अगर आप सर्व करते हैं तो बहुत बड़े ऑनर और प्राइड की बात होती है। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब पहली बार पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरे? बिल्कुल एक बंदा ख्वाब होता है जब क्रिकेट स्टार्ट करता है, तो मेरा भी था कि पाकिस्तान के लिए खेलूं। और मजे की बात यह है कि मैच मेरे साथ ही था, हम वो सीरीज इकट्ठी खेल रहे थे दुबई में। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पहले मेरे ख्याल से मैडी 5 आउट किए थे ना आपने। और हाँ, तो मैं साथ बॉलिंग कर रहा था, तो बस यही बात चल रही थी कि मैडी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है यार, तो पाकिस्तान टीम में तरह आएगा। तो हम रूममेट साथ साथ रूम था हमारा, तो अक्सर मेरे दोस्ती भी इसके साथ टीम खाना शाना इकट्ठे खाने जाते थे। तो सुनने में ये बातें भी आ रही थी कि वो मैच का नाम आ रहा है। तो नेक्स्ट 2 मैचों में मैंने आउट तो नहीं किया, लेकिन मतलब मेंटेन किया। ये मैडी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, एक मैच में मैडी थोड़ा सा स्कोर ज्यादा दे दिया था। अब पता नहीं इसके पीछे क्या क्या वजह थी। और हमारे मैनेजर जो थे ना, वो तौसीफ भाई थे जो सिलेक्टेड भी थे। जी जी। तो हम जा रहे थे ना, मेरी अबू धाबी जा रहे थे, तो इसमें कॉल आई के घर से मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आपका नाम पाकिस्तान के लिए आ गया ना T20 में। तो मैं बड़ा शॉक हुआ, मैंने कहा नहीं मजाक कर रहे हो। घर से मेरा फोन आया मुझे, कह रहे मजाक नहीं कर रहे, बिल्कुल सही। तो वो जो टाइम था ना मेरे लिए, वो मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि वाकई में आ गया, ये मतलब ड्रीम था मुझे लग रहा था। तो फिर मैडी ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, इसने बड़ा बैक किया है कि नहीं तुम डिजर्व करते थे, ये है तो बस पॉजिटिव रहना है, तुमने जो अपने देश किया वो करनी है सारा कुछ। तो बाकी सही बात है, पाकिस्तान के लिए खेलना बेशक वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, तो बड़ी ऑनर की बात है। और जिसमें भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ, वो टेस्ट हो या वनडे हो या T20, अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपना फिटनेस पे काम कर रहा हूँ बड़ा, और पहले से बहुत इम्प्रूव किया है। और रही बात यहाँ पे अभी T20 रिसेंटली खेला है कराची से, तो उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसमें। मतलब के, और वो भी एक बड़ी मजे की बात है कि मेरा नाम नहीं आया, तो मैच से मेरी बात हो रही, तो मैं कहता बस तूने ना ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। मैंने कहा मैं, मुझे भी लग रहा है यार कि मैं ट्रेनिंग तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बंदा क्रिकेटर को ट्रेनिंग कहाँ छोड़ता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि PSL में खेलनी है। वो तो अमर भाई, आमिर यामिन, अल्लाह ने सेहत है, जिंदगी है और जल्दी फिट हो। तो जब फोन आया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हुआ थोड़ा सा ना। मैंने कहा यार कि उससे पहले मुझे 1-2 फोन आ चुके थे फ्रेंचाइज के ना, तो पूछने के लिए कि आप फिट हो, हम मे बी हम आपकी रिप्लेसमेंट ले लें। तो जब कराची की कॉल आई, मुझे कंफर्म किया, तो खुशी भी हुई। और बिल्कुल दूसरा दिन में आया मैच का, मैंने कहा जहाँ पे भी हम होते हैं ना तो हम जीते हैं, तो इंशाल्लाह ये कराची की जीतेगा, और उस जीत में हमारा अहम किरदार होगा। तो बस कोशिश कर रहे थे और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है वकास, ठीक है। अच्छा भाई, रशीद भाई भी आपको देख रहे हैं फ्रॉम A1 सलून और सलाम कर रहे हैं आप दोनों को। अच्छा उमैद, आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा हार्श क्वेश्चन तो है, जैसे वकास ने कहा कि नाम शायद आपका आना था,
उनका आ गया। तो क्या समझते हैं, कभी एज के हवाले से किसी ने सवाल उठाया? क्योंकि फिटनेस आपकी बड़ी आउटस्टैंडिंग, फील्डिंग में आप बड़ा जान मारते हुए हमें नजर आते हैं, बैटिंग के साथ आप बड़े एक्टिव नजर आते हैं, बॉलिंग में आपके पास पेस है, वैरायटी है। तो क्या कभी किसी ने इस हवाले से आपसे कहा तो नहीं कि क्या एज वजह थी जो आपका नाम नहीं आ रहा नेशनल साइड में अब तक? अभी का तो नहीं पता, लेकिन पिछला जो सिलेक्शन कमेटी में काफी उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली तीन लोग होते हैं, सिलेक्शन कमेटी भी होती है, फिर कोच होते हैं और कैप्टन होते हैं। तो उनके नज़र में नहीं फीजेबल होगा, तो नहीं उन्होंने खिलाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस मैं कोशिश करता रहा कि जितनी भी है करता रहूं। और ऑल्दो काफ़ी दफ़ा पासपोर्ट भी लिया, वीज़ा वगैरह न्यूजीलैंड के लिए, स्कॉटलैंड के लिए मुझे पता चला था, साउथ अफ्रीका का वीज़ा लगा। इसी तरह सारा मतलब काफ़ी उस साल में मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी था, तो काफ़ी फील हो रहा था कि अभी किसी सीरीज में डाल देंगे, अभी किसी सीरीज में डाल देंगे। लेकिन बस बाद में एंड में ही पता चलता था कि नहीं एज। तो मैं यही सोचता था कि यार आपने एज का क्या करना है, आपको फिटनेस देख चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप जो परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको मौका तो दें, अगर आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी है आपके लिए। जी जी मैं जी बात जी 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 हम जी मैं और वकास भी उधर पाकिस्तान ए में थे, तो इकट्ठे थे। अब दोनों माशाल्लाह से मैं वकास का बहुत बड़ा फैन हूँ खुद से, मेरी जहाँ होती है बात में वकास के बारे में बात करता हूँ, और हम दोनों एज मतलब ब्रदर ही समझे, हर टीम में जिसमें भी खेलते हैं तो एज प्रॉपर इकट्ठा एक दूसरे को सपोर्ट करके। तो हम दोनों की उधर यही बात हो रही होती थी कि यार दोनों खेलेंगे, इंशाल्लाह दोनों खेलेंगे। तो बस वो अल्लाह ने, विकी का लिखा हुआ था, मेरा नहीं लिखा हुआ था, तो मैं इसमें कभी भी इसको एज अ नेगेटिव नहीं लेता। तो जिसको अल्लाह ने जितना रिस्क देना है वो मिलना ही मिलना है। कोई और जो मर्जी कर ले, कोई एज पे एतराज कर ले या किसी चीज पे भी एतराज कर ले, लेकिन जब रिस्क आपको मिलना है तो वो आपको मिल जाता है। तो इसमें ठीक। परेशानी नहीं करनी है, मेहनत करनी चाहिए, अच्छा, बाकी अल्लाह के हाथ। अच्छा वकास, मोहम्मद उमैर, सैयद उमैर का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की जिस तरीके की बैटिंग विकेट्स होती हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप जैसे बॉलर के लिए बॉलिंग करना कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग होता है? क्योंकि अगर पिछला सीजन देखें तो विकेट्स बिल्कुल ही ऐसी थी कि शायद 2 इनिंग्स 5 दिन में 4 दिन में हो रही थी, या फिर 3 इनिंग्स बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो रही थी। तो एक बॉलर के लिए कितना चैलेंजिंग होता है इन कंडीशंस में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जैसा वेदर है उसके लिहाज के लिए मतलब फास्ट बॉलर को काफ़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन आपको एज ए प्रोफेशनल रीड करना पड़ता है विकेट्स। कई दफ़ा विकेट्स पे 4 डे में पाकिस्तान में चेंज ऑफ पेस भी करनी पड़ती है और स्विंग के साथ भी जाना पड़ता है, कई दफ़ा पेस यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिहाज से साथ में जो एक्सपीरियंस बॉलर होते हैं, जो जैसे हमारे मेरे साथ थे इस दफ़ा डिपार्टमेंट की बात करूंगा, इरफान भाई थे, वहाब भाई थे, तो उनके साथ रह के इस चीज़ों पे जो रफ विकटें हैं, जो बैटिंग विकटें हैं, उन पे कैसे बॉल करना है, पेट पकड़ करना है, कहाँ पे सही के साथ करना है, कहाँ पे क्या टैक्टिक्स यूज करना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वो मैंने भी ऐसे ही किया है, जैसे वहाब भाई ने काफ़ी मुझे गाइड किया था, बड़ी सपोर्ट करते हैं मेरी। जब कई दफ़ा मैं बॉलिंग कर रहा होता तो मेरे साथ खड़े होते हैं, तो ये कह रहे होते हैं ये करो वो करो। जो हमारी ओवरऑल हमारी टीम थी, जिसमें कमी भाई, कामरान अकमल, सलमान बट काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और सलमान भाई तो काफ़ी एक एज ए कैप्टन थे और बड़ा बूस्ट करते हैं कि नहीं आप ही हो, आप ही कर रहे हो। तो यही है कि एक पेस के साथ बॉल नहीं करना, और 4 डे में भी बहुत जरूरी है कि ये लेंथ को हिट करना है, एरियाज हिट करने हैं आपने। मैक्सिमम जितनी 6 बॉलों में अगर 4 बॉल आप एरियाज हिट करोगे, 5 करोगे, तो वो आपकी जीत होगी। तो यही कोशिश करता हूँ कि एरिया हिट करूँ, और उसमें कामयाबी भी मिलती है, और अल्लाह का शुक्र है कि परफॉर्म अच्छा हो रहा है। ठीक है, आप दोस्त कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछें, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं। अहमद जिया मुझसे पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक यू आर अ गुड एंकर? तो सर ये आप बताएंगे ना, मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप दोनों के साथ एक सेगमेंट में खेलूंगा, और इसमें आपको इजाजत है कि आप सोचकर जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक और सेगमेंट हम खेलेंगे, उसमें आप सोचकर जवाब नहीं देंगे, इसमें आप सोचकर जवाब दे सकते हैं, आप रीजन भी बता सकते हैं उसका। और अगर आप दोनों तैयार हैं, आप दोनों इजाजत दें, तो फिर हम उसका आगाज करें। अच्छा, अगर आप कप्तान हो, आप दोनों से मैं एक ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप दोनों अपनी अपनी टीम के कप्तान हो, ये तो और मैच ही जीतेगा। नहीं, सवाल मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। आप दोनों अगर अपनी अपनी टीम के कप्तान हो, और अगर आप टॉस जीत जाते हैं,
तो मैच आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? कंडीशंस आप छोड़ दें, कंडीशंस जो है वो जैसे एशिया की होती है, रफ एंड टफ, वो कंडीशंस है। यहाँ पे एक कोट मैं बोलूंगा, गुरु का कोट है, इफ द वेदर इज गुड एंड पिच इज गुड, विन द टॉस, बैट फर्स्ट। इफ द weather is bad, pitch is bad, win the सॉरी, मुझे toss, आवाज think नहीं आई थी, about it बिल्कुल कट and हो गई bat थी। first. ओके ओके ओके। अच्छा वकास, एज अ कैप्टन आप क्या प्रिपेयर करेंगे? बिल्कुल, मैं तो बैटिंग ही करूंगा। वैसे आप बॉलर हैं, वैसे बैटिंग आप बड़ी अच्छी करते हैं, इंग्लैंड बैटिंग में आपने करूंगा। पहले गिनी विकेट पे अगर आप थोड़ा सा खेल के अच्छा स्कोर कर लेते हो तो अगली इनिंग्स काफी मुश्किल होती है। अच्छा उमैद, टी20 क्रिकेट आपने बॉल स्लो होता है गिनी। टी20 क्रिकेट आपने बहुत ज्यादा खेली है, क्या समझते हैं पिछले 10 साल में जो इंटरनेशनली टी20 क्रिकेट हुई है, कौन सा ऐसा टी20 का, उमैद से मैं पूछ रहा हूँ, उमैद टी20 का कौन सा ऐसा ओपनर है जो आपको लगता है कि यार ये बेस्ट ओपनर था, यार ओपनर ऑफ द डेकेड था? अच्छा, ओपनर ऑफ द डेकेड, टी20 क्रिकेट बड़ी देखी होगी आपने। हाँ मतलब ओपनर ऑफ द डेकेड अब पिछले 2011 से 20 तक आई थिंक वार्नर टॉप पे आता है, फिंच है, एलेक्स हेल्स है, जेसन रॉय को मैं एलेक्स हेल्स को ज्यादा रेट करता हूँ जेसन रॉय से। अब इंग्लैंड क्रिकेट का अपना सोच है, लेकिन आई रेट जेसन रॉय अब। और हमारे पास तो शर्जील थे माशाल्लाह, इतने एक्सप्लोसिव, वो भी कह सकते हैं आप, अगर वो इसके साथ बैड लक ना होती है जो भी, तो वो भी मेरे ख्याल से तो टॉप 10 5-10 में आता ही। अच्छा एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन उमैद पूछने जा रहा हूँ, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और वो ये कि पीएसएल की जो 6 टीम्स हैं उन्हें आप अपनी फेवरेट टीम के हिसाब से रेट करें, राइट फ्रॉम नंबर 1 टू 6। 2 फ्रेंचाइजीज के लिए तो आपको भी है, एज अ न्यूट्रल एज अ न्यूट्रल फेवरेट इस टाइम पे अगर इस साल देखूं तो आई विल रेट कराची टॉप, देन पेशावर ज़ल्मी, देन लाहौर, और फिर मुल्तान, इस्लामाबाद, और कौन सी, क्वेटा, देन क्वेटा। ठीक है, वैसे कोयटा थी भी बॉटम भी। अच्छा वकास, आप कैसे बताएंगे 6 टीम्स को अगर आपको रेट करना हो? कराची, और ठीक उसके है, बाद मुल्तान, ठीक है, और उसके बाद मैं जाऊंगा लाहौर के साथ, ठीक हो गया, इस्लामाबाद, ठीक। पेशावर एंड इस्लामाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद और एंड पे। अच्छा उमैद, सब लोग आपसे आपके अच्छे मैच के हवाले से पूछते होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा मैच हो जो कि कहते हैं ना बुरा मैच याद नहीं रखना चाहिए, फिर भी कोई ऐसा मैच हो कि आपको खुद फील हुआ होगा यार मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता था, मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की? T20 था, सियालकोट और उसका फैसलाबाद का फाइनल था, जिसके बाद सियालकोट गई थी चैंपियंस लीग में। उस फाइनल के बाद, उस फाइनल में मुझे वन डाउन भेजा था शोएब भाई ने, सही। तो आई थिंक कि मैं वहाँ पे अगर उस जगह परफॉर्म कर देता एज अ बैट्समैन, तो मैं काफी जगह पे एज एन ऑलराउंडर खेल जाता। ऑल्दो मैं जहाँ भी जिस टीम में भी जाता हूँ उधर एज एन ऑलराउंडर ही कंसिडर हो जाता हूँ पहले मैच के बाद ही, तो वो फिर भी वो उधर करता तो काफी बेहतर होता। बॉलिंग में मैं अच्छा किया था, एक लास्ट ओवर मिसबा भाई ने उसमें काफी अच्छी बैटिंग की थी, उसमें मुझे 2 छक्के और 1 चौका लगा, तो उसमें 19 हो गया था, वो भी मैं अच्छा कर सकता था। वो मुझे सबसे कह लें कि अपना परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं लगी। अच्छा वकास, आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर था या किस प्लेयर को देख के आपने क्रिकेट स्टार्ट की जो आपकी इंस्पिरेशन था? जी शायद भाई, सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सा एक ऐसा प्लेयर था जो कि आपकी इंस्पिरेशन था, जिसे देखकर आपने क्रिकेट स्टार्ट की? लेफ्ट आर्म का तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान में ऑब्वियसली हो तो एक ही जवाब मिलेगा, वसीम। तो वसीम भाई को देखते थे, उनकी वीडियोस अभी भी देखते हैं कि नहीं यार ऐसे होना चाहिए था, ठीक मेरे ख्याल से वही ठीक। है।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, उमैद थोड़ी सी देर हमारे साथ मजीद रहेंगे, उनसे थोड़ी सी बात करनी है। और वकास का क्योंकि नेट भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मजा बड़ा आ रहा है वकास के साथ बात करते हुए। और इस वक्त फैसलाबाद में बड़ी बारिश हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक वकास से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वकास हमें दोबारा से टाइम दे, ताकि वकास के साथ खुल के एक और सेशन करें और एक और वकास के साथ बैठक लगाएं, वकास से बात करें। वकास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी शादी, बहुत अल्लाह। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वकास मकसूद। अच्छा उमैद, कराची किंग्स का एक्सपीरियंस, वसीम अकरम के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे रहना, डीन जॉन्स की कोचिंग में खेलना, हाउ वाज दैट? वसीम अकरम से कैसी बात होती थी, क्या डिस्कस करते थे वो, और कैसा फील हुआ जब वसीम अकरम के साथ नेट पर काम कर रहे थे आप? पाकिस्तान में अगर कोई 90s में बड़ा हुआ है तो वो वसीम अकरम हमारे लिए कह लें जैसे इंडिया में तेंदुलकर है, हमारे लिए वसीम भाई। ठीक है, तो वो जब हम उनके मैचेस उनका सारा कुछ देख के हमारे अंदर जो जज्बा वगैरह आता था, वो जब उनको सामने देखा, उनसे बात करने को मिली, उनसे जो सीखा फिर, तो वो भी एज कई चीजें हैं जो कह सकते हैं आपके कि आपका ड्रीम ट्रू है। सोचा भी नहीं था कि उनके साथ जाके वो सीखने को भी मौका मिलेगा, और लेट अलोन कि आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। तो वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का मेरा, तो जिस किसी के अंदर था वो यही था। और एज डीन जोन्स, मेरे ख्याल से अभी तक मैं जितने कोचेस के अंदर खेला हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे टॉप, आई विल रेट हिम ऑन द टॉप। उसका कोचिंग का तरीका, उसका प्लेयर से डील करने का तरीका, उसकी मैच अवेयरनेस, ये सब कुछ आप देख के आप कहते हो यार ये कोच ही इज अ वेरी गुड कोच। और आपको रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, हमारे सामने रिजल्ट है कराची के। तो वो जिसमें भी मैंने देखा है, वो जिस इस्लामाबाद में थे तो इस्लामाबाद अच्छा करती थी, अभी कराची में है तो हमारा टीम ने माशाल्लाह से काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, दोनों वर्ल्ड कप विनर्स हैं। हमें एक वर्ल्ड कप मतलब चैंपियनशिप माइंडसेट देखने को मिलता है कि क्या होता है, और आपको बॉलिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार आप अपनी हमारी क्या गलती है। सबसे अच्छा लगा मुझे जब मैंने उनसे पूछा कि सिंह भाई मुझे बताएं कुछ कि क्या ठीक कर रहा हूँ या। उन्होंने कहा यार तुझे मैं अब क्या बताऊं, तो सब कुछ ठीक कर रहा है, एक्सपीरियंस तेरे पास है, यॉर्कर तू अच्छे मार रहा है, स्लो बॉल तेरी अच्छी है, लेंथ पे अच्छी मार रहा है। कुछ एक दो मैचेस में मेरी गुड लेंथ पे वो नए बॉल से बॉलिंग नहीं हुई थी, तो उसकी फिर उन्होंने काफी मुझे गाइड किया था उसके बाद। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जावेद इकबाल का क्वेश्चन है कि मिचेल मैक्लेनेगन वन ऑफ द वेरी बेस्ट टी20 बॉलर्स प्लेड फॉर न्यूजीलैंड, वो जब आपके साथ थे डगआउट में, उनके एक्सपीरियंस का कितना आपको फायदा मिला? और इसमें मैं भी एक ऐड करूंगा कि क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड के इस वक्त अगर टॉप आप टी20 बॉलर देखें तो टी20 को मैच मिस नहीं करते, वो इंग्लैंड के लिए तमाम टी20 मैचेस खेलते हैं। इन दोनों टी20 स्पेशलिस्ट का आपके साथ खेलना कितना आपके लिए हेल्पफुल था? मिचेल मैक्लेनेगन तो आपको पता है दुनिया की ऑलमोस्ट हर लीग खेला है, तो उससे मेरी बात हुई एक मैच में, मुझे थोड़ा सा एक ओवर में थोड़ा स्कोर हुआ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आई कुड हैव डन बेटर। कहता है व्हाट इज द बेस्ट थिंग टी20 फास्ट बॉलर हैज। मैंने कहा आई डोंट नो। कहता है अ गुड अ शॉर्ट मेमोरी। कहता है जो हुआ है एक दिन पिछले भूल जाओ, अगले दिन जाके मेहनत करो और जो अपना प्लान है वो एग्जीक्यूट करो। और आप क्रिस जॉर्डन की बात कर रहे हैं, जब मेरा कराची में नाम आया और उसके बाद मैंने जब देखा कि क्रिस जॉर्डन भी उतर है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि वो आप जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, आपकी राइट साइड पे क्रिस जॉर्डन खड़ा हो, तो आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, वो आपको गिरने नहीं देता, वो आपको पुश करता रहता है। वो आप मतलब आप आपसे भी पूछेगा, अपना भी बताएगा कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो उससे प्रोफेशनल फास्ट बॉलर मैंने नहीं देखा। जिस तरह वो ट्रेन करता है, उसके साथ रह के पूरे पीएसएल में मैं, अली खान, जॉर्डन, हम मतलब तीनों ऑलमोस्ट इकट्ठी ट्रेनिंग करते थे, उससे काफी प्लान्स लिए। पिछले पेशावर में भी था, उससे भी उससे काफी सारी अच्छी थी। तो उससे भी ये देखिए आपके पास तीन वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। मिचेल मैक्लेनेगन था, क्रिस जॉर्डन था, फिर वसीम भाई थे। इन सब से आपको जब सीखने को मिलता है तो आपके आपके जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बहुत ऊंचा चल रहा है। जब इमाद वसीम की कप्तानी में एक ऐसा एक्सपीरियंस था, इमरान खान का क्वेश्चन है, इमाद के अंडर आप खेले, कैसा आपने उनको एज अ कैप्टन पाया? इमाद को मैं जब एज ऑपोजिट जब उसके खेलता था तो मुझे उसकी कैप्टनसी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो एक दलेर कैप्टन है। लाइक वो कॉन्फिडेंट बंदा है। वो अगर उसको डर भी लग रहा होगा वो ही विल नॉट शो इट,
क्योंकि मैं बॉलिंग कर रहा होता था उसके अगेंस्ट जब उधर डायमंड में, तो मैं देख के मुझे अच्छा लगता कि यार चलो कोई तगड़ा प्लेयर, तो तगड़ा प्लेयर है ये। तो वो आपके अंदर भी आ जाता है फिर कि आप लड़ते हैं टीम के लिए। जब आप देखते हैं कि आपका कैप्टन जान मार रहा है या वो कॉन्फिडेंट है, आपको भी कॉन्फिडेंट रखता है कि यार करेगा, तू नहीं करना है, अगर कोई गलती भी हो गया कर लेगा गुस्सा, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव गुस्सा करेगा, ये नहीं करेगा कि आपको गलत कुछ बात करेगा। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आपकी परफॉर्मेंस निकलती है फिर जब आपके कैप्टन अच्छे हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के एक्सपीरियंस का थोड़ा सा बताएं। जब पहली बार नाम आया, डैरेन सैमी कप्तान थे, फिर मोहम्मद अकरम जैसा नाम वहां पर मौजूद था जो कि पाकिस्तान टीम के भी बॉलिंग कोच रह चुके हैं। वो कैसा सिनेरियो था जब फाइनली एक कहते हैं ना कि लाइक ए ड्रीम कम्स ट्रू के इतने बड़े स्टेज पे आपको, इनिशियली आप पिक नहीं हुए थे, लेकिन जब आपको कॉल किया गया उस वक्त मुझे याद है कि बहुत सारी, उससे पहले आपने T20 में बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ने ये कहा था कि हम उमैद आसिफ को लेना चाहते थे लेकिन हम ले नहीं सके थे। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज का ये कहना था। डेब्यू पे 4 विकेट आपके खास तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं T20 का बेस्ट बॉलर हुआ था पाकिस्तान नेशनल T20 में, तो उस वक्त तक ड्राफ्ट, उससे पहले आई थिंक उसमें ड्राफ्ट हो चुका था, तो या ड्राफ्ट होना था अभी शायद। उसके बाद जब नहीं नाम आया तो मुझे फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन मैं फिर ट्रेनिंग करता रहा, फिर भी मैंने फिर फर्स्ट क्लास में बेस्ट ऑलराउंडर हो गया था। उसके बाद वो हो रही थी 21 पिक होनी थी। अब उसमें भी जब नाम नहीं आया, उसमें मुझे पता चल रहा था कि 3 टीम जो है ना वो इंटरेस्टेड है, लेकिन जब उसमें भी नहीं आया तो उसमें बड़ा धचका लगा कि ये क्या सीन है। लेकिन खैर फिर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या हो सकता है, अब हो गया तो लगे रहे, कोई बात। मैं अपनी करता रहा। तो मुझे ना वनडे में थोड़ी इंजरी हो गई थी, लोअर बैक में ना स्ट्रेस रिएक्शन हो रहा था। तो उसके बाद मैं अभी ना अपना रेस्ट रिकवरी कर रहा था, तो मुझे अकरम भाई का मुझे ना फोन आया, अकरम भाई का, कि तुम ठीक हो, क्या कह रहे हो। मुझे पता चला कि हसन अली इंजर्ड हो रहा है। तो मुझे ना फोन आया, तो मैंने उनको कहा अकरम भाई मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो फिटनेस की। कहते हैं क्या, मैं बैक में थोड़ा सा था, तो मैं वो अभी बॉलिंग शॉलिंग कर हल्की हल्की शुरू की है। कहते हैं चलो करो, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम्हारा नाम देना है। अब उसी में मैंने जब बॉलिंग जब थोड़ी जोर से किया मैंने, तो मुझे पेन हुआ। मैंने अकरम भाई को मतलब मैं डिसअपॉइंटेड था। मैंने फोन किया अकरम भाई को कि अकरम भाई मैं ना नहीं आ सकता, आई कांट। मैं ये नहीं चाहता कि टीम का भी नाम खराब हो और मेरा भी खराब हो और मैं उधर आऊँ और टीम उससे कुछ ऐसे ना सफर करे। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो ही वाज लाइक वेरी ग्रेटफुल। उन्होंने मतलब उन्हें खुश हुए कि यार ऑनेस्टली बात कर रहा है। तो कहते उन्होंने फिर मुझे कहा चलो जब भी तुम फिट हो, जब भी जैसे भी है, तो मुझे तुमने ना बताना है। तो मैंने मना कर दिया। रात को मुझे फोन आ गया उनके ना पेशावर टीम के जो मैनेजर है उनका, कि आपका किट साइज क्या है। तो मैंने अकरम भाई को फोन किया कि मैंने अकरम भाई फोन आ रहा था उनका, तो आपने बताया नहीं। तो उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने सुबह मुझे कॉल की कि क्या, हाँ जी बेटे कॉल की थी। मैंने कहा अकरम भाई कॉल आई थी किट के लिए, तो आपने बताया नहीं उन्हें कि मैं नहीं आ रहा। कहते हाँ मैंने बता दिया। तो फिर उन्होंने मुझे हाल चाल पूछा कि रात को दर्द हुई नहीं। मैं क्या नहीं। तो सुबह फिर ना मैं जा रहा था अकेडमी ट्रेनिंग करने। तो अकरम भाई ने ना कहा कि मुझे बताओ, ऐसे करो, ये बात तुम्हारे मेरे बीच में है, तुम जाओ अकेडमी, तो प्रॉपर वार्म अप करके 5 ओवर करने हैं पूरी जान से, तब दर्द होगी ना वो मुझे बताओ। मैं गया अकेडमी, मैंने प्रॉपर वार्म अप किया 15-20 मिनट। फिर मैंने 5 ओवर किए पूरे रनअप से। तो अगर पिछले दिन 80-100% पेन थी, तो नेक्स्ट डे मुझे उस दिन मुझे 30-20-30% हुई। तो मैंने उन्हें बताया अकरम भाई इतनी पेन। कहता है कोई बात नहीं, तुम आ जाओ यहाँ पे, फिजियोथेरेपी फिजियो है वगैरह सारा कुछ होगा, हो जाएगा। तो मैं उधर गया तो हम मुझे आगे से हमारे उनके जो डॉक्टर जफर थे और साथ में ब्रैड था पाकिस्तान टीम के फिजियो रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया। उन्होंने मुझे जो जो चीजें बताई वो की मैंने। तो जाते ही पहले मैं सीधा मैच पे गया। पहला ही मैच ना वार्म अप मैच था, प्रैक्टिस मैच था हमारा लाहौर से। मैंने उसमें बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी अच्छी हुई। तो मैं जब वापस आ रहा था, जब मैच खत्म होने के बाद वापस आ रहा था, तो सैमी ने मुझे ना गले में हाथ डाल के बोला यू गोना डू वेल फॉर दिस ईयर ब्रदर। तो उसी से कॉन्फिडेंस आपका ऊपर गया कि यार अच्छा मैं आई डू बिलोंग टू दिस लेवल एंड आई विल डू वेल।
इंशाल्लाह। तो आगे आपके सामने है कि वो जैसा वो सीजन गुजरा, पहले मैच में 4 आउट, और उसके बाद पता जब मैंने 4 आउट किए तो फरहान वो हसन भाई आए, हसन चीमा, तो उन्होंने उन्होंने कहा यार तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। तो वो कहते कि अगर एक दिन पेशावर ना लेती तो हमने पिक कर लेना था। तो बस ऐसे ही है, वो अल्लाह ने जब लिखा होता है आपका, तो आप एज रिप्लेसमेंट भी आके तो आप अच्छा कर देते हैं। अच्छा, मुझे याद है उसके बाद हसन अली फिट हो गए थे, लेकिन फिर हारिस सोहेल अनफिट हो गए थे और आपको उनकी रिप्लेसमेंट में रख दिया था, और नेक्स्ट सीजन से तो फिर आप रेगुलर टीम मेंबर ही थे। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है हसान अहमद की तरफ से, और वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, फ्यूचर में कमेंट्री या एनालिसिस के हवाले से कुछ सोचा है, क्योंकि इंग्लिश भी आपकी बड़ी जबरदस्त है, और वो क्यों है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। अब है तो सही, मेरा जो विजन बोर्ड है मैंने उस पर लिखा तो हुआ है कमेंट्री का, तो अब देखें उसके बारे में तैयारी करेंगे कुछ ना कुछ। पहले अभी तो अच्छा, फोकस सिर्फ क्रिकेट पे, अभी सिर्फ प्लान है मेरे पास। थोड़ा सा लाइफ बिफोर क्रिकेट कैसी थी, स्टडीज के हवाले से आप बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि आपका एजुकेटेड बैकग्राउंड है और आपकी स्टडी वगैरह काफी अच्छी है, जिस वजह से आपकी क्रिकेट में भी वो चीज नजर आती है। कहते हैं ना कि अगर आपकी स्टडी अच्छी हो तो फिर आपका वो डिसिप्लिन ऑन फील्ड भी नजर आता है, एंड यू आर वन ऑफ दोस्त। तो थोड़ा सा अपनी स्टडी और इस बैकग्राउंड के हवाले से बताएंगे। मैं इसमें अपने पेरेंट्स का तो जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। उन्होंने मुझे दे वांटेड मी टू स्टडी वेल, तो वो चाहते थे कि अच्छा करूं सीएसएस वगैरह तक, तो काफी उनका था ध्यान। तो पढ़ाई में भी ठीक था, तो आई डिड ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, देन आई गॉट इनटू एसीसीए। तो फिर लेकिन क्रिकेट की तरफ ज्यादा हो गया, तो उनसे रिक्वेस्ट करके तो क्रिकेट में आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और इरफान अली भट्ट भी यही कहते हैं कि उमैद साहब आप मीडिया में काफी कामयाब रहेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। अच्छा उमैद, आपसे एंड में मैं पूछना चाहूंगा, फिर हमारा एक सेशन है छोटा सा 2 मिनट का, वो हम आपके साथ करेंगे कि अब क्या अपने गोल्स सेट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी अगर एज की बात की जाए तो 35 आपकी एज है, पर T20 क्रिकेट में एज की कोई लिमिट नहीं है। बैटिंग आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, अपने बैटिंग पे कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, और फ्यूचर गोल्स क्या है आप? देखिए शाहिद, ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का दौर है। अब आप एज आपकी उतनी मैटर नहीं करती है आपको। आप फिट हैं तो आप परफॉर्म करते हैं, जब आप फिट नहीं है तो आपसे परफॉर्मेंस भी नहीं होती। तो आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली भी फिट होते हैं, तो क्योंकि आप जो चाह रहे होते हैं वो होता भी है। और अभी मैं सिर्फ अपने सिर्फ प्लान ये है मेरे पास कि मैंने अभी जो एम किया हुआ है पाकिस्तान खेलने का, और जो भी जितना भी आगे तक क्रिकेट खेल सकता हूँ जब तक खेलनी है, तो अभी वही है। तो उसके बाद जब होगा, जब करीब पहुंचेंगे, तो उस वक्त सोचेंगे कि आगे क्या है। वैसे कमेंट्री भी है, कोचिंग कोर्सेज भी कर रहा हूँ साथ, तो फिटनेस की तरफ भी रुझान है। तो लेट्स सी, वो जब टाइम आएगा तो तब देखेंगे। अच्छा उमैद, अब आपसे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, और इसका आपने वन वर्ड आंसर देना है, कोई रीजन वीजन नहीं देना, बस वन वर्ड आंसर देना है आपने। इट्स जस्ट लाइक अ रैपिड फायर। पहला क्वेश्चन, बेस्ट रूममेट। बेस्ट रूममेट। वकास मकसूद। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, जब मैं वकास को लाइन अप कर रहा था ना, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि आप दोनों की आपस में इतनी बॉन्डिंग है, क्योंकि मेरी हमेशा से अच्छा। कोशिश रहती है कि मैं उन प्लेयर्स को साथ लूं जो कि एक रीजन से या एक डिपार्टमेंट से या एक फ्रेंचाइज से खेलते हैं। तो इसीलिए मैंने वकास को अप्रोच किया था, क्योंकि मुझे पता था पहले आप लोग वापडा से भी खेल चुके हैं, फिर आप लोग कराची किंग्स से भी खेले हैं इस साल, तो मैंने इसीलिए किया था। बट आप दोनों से जैसे मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि यार बिल्कुल सही अप्रोच किया था मैंने। और बस ऐसे ही है हमारा काफी। एक मैं चीज बताना चाहूंगा, काफी चीजें सिमिलर हैं आप लोगों के दरमियान, जैसे कि पीएसएल 2018 में वो रोमान रईस की रिप्लेसमेंट आए थे, आप हसन अली की रिप्लेसमेंट आए, दोनों पाकिस्तान टीम के वो बॉलर थे, और उसके बाद फिर आपको रिटेन कर दिया गया फ्रेंचाइज के साथ, उनको भी रिटेन कर दिया गया फ्रेंचाइज के साथ। फिर आगे आप लोग कराची किंग्स की टीम में भी साथ आए, फिर आप फेडरल एरियाज के लिए नॉर्दर्न की जो टीम थी उसमें भी आप लोग साथ खेले, उससे पहले वापडा में भी आप लोग साथ खेले थे, इंग्लैंड में भी आप दोनों साथ खेले थे। तो थोड़ी सी इंग्लैंड की मेमोरी शेयर कीजिएगा, लीग क्रिकेट की थोड़ी सी मेमोरी शेयर कीजिएगा। वकास तो बड़ी सेंचुरियां बनाते थे वहां पे। हम उधर मैं और वकास एक ही मतलब हम शेफील्ड में ही रहते थे ना, तो काफी मिलना जुलना था हमारा। लेकिन उससे पहले ना हम उधर एक टूर्नामेंट हुआ लेस्टर में, तो उसमें ना हमारा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। उसमें मैं था रजाक भाई की टीम में, मैं था, रजाक भाई थे, जुल्फी भाई थे, और इस तरह ना हमारी टीम बनी। दूसरी तरफ नॉर्दर्न के काफी लड़के थे,
इस्लामाबाद के, और साथ में वकास था, मतलब राना शहजाद हो गए, फैजान रियाज, इस तरह नवीद मलिक, फिर वकास था। अब हमारा पहला ही मैच आपस में हो गया, तो हम रूममेट्स भी थे सारे, मतलब लाइक इकट्ठे करीब करीब ही रहते थे, मैं, राना और अजहर तारी इकट्ठे थे। अच्छा, शहजाद तो आलम। हमने ना पहले बॉलिंग की, तो मुझे आखिरी ओवर में वकास ने ना 2 या 3 बाउंड्रीज मारी। तो पिच ऐसी थी कि फास्ट बॉलर्स अगर आगे करें तो डेंजरस था, लाइक विकेट आपको मिलती थी, पीछे करें तो आपको स्कोर पड़ता। तो अब मेरे शरारत आई, मैंने जाते जाते वकास को गुस्सा चढ़ाया। तो उस वक्त हमारी इतनी नहीं थी आपस में, तो वकास में मैंने थोड़ा जाते जाते गुस्सा चढ़ाया कि देखता हूँ मैं ये, तो वो वकास गुस्से में आ गया, इसलिए कि वो आके ना वो जोर जोर से करे बॉल, अपना जोर लगाए पीछे करे तो मैं चांस ज्यादा। तो उसमें हमारी काफी बैच तो मैं हुई थोड़ी, लेकिन उसके बाद जब हम बैटिंग आई तो हम बैटिंग में वकास ने वही किया कि जोर से मारे पीछे बाउंसर, और ये वो पिच तेज थी, तो उसने वो हमें उसका फायदा हो गया कि शुरू में एक दो कुछ बाउंड्रीज मिल गई। तो लेकिन उसके बाद हम जब किसी एक जगह जब इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी। वो सारा भुला दिया कि जो भी था, वो वैसे भी ऑन फील्ड था, उसके बाहर आके मैंने भी सॉरी किया कि यार वो सिर्फ आपको तंग करने के लिए कह रहा था, तो इसमें और कोई मकसद नहीं था कि आपको कोई हर्ट करनी है कुछ भी। तो उसके बाद फिर हम काफी हमारी अच्छी हुई, हम मिलते जुलते रहे, और फिर इंग्लैंड उसके बाद आके तो यहाँ भी डोमेस्टिक में भी अच्छा आपस में हमारा रहा। उसके बाद हम रूममेट्स भी रहे और टीम्स में भी इकट्ठा रहे, तो काफी अच्छा है हमारा। ठीक है जनाब। चौधरी अरसलान का कमेंट है कि आई विश यू कम बैक इन ज़ल्मी स्क्वाड इन 2021। अच्छा उमैद, पीएसएल आपने पाकिस्तान में खेली, ये कैसा एक्सपीरियंस था? पूरी लीग अपने कंट्री में खेलना, उन ग्राउंड्स में खेलना जिनमें आप खेल के बड़े हुए, खेल के मैच्योर हुए, जिनमें आपने खेल के क्रिकेट सीखी। शाहिद भाई देखें, जो ये इसका वापस आना, हमें पता है कि हम जब छोटे थे तो हमने जब ग्राउंड्स में जाके मैचेस देखे थे पाकिस्तान टीम के, तो क्या फीलिंग थी, और ये चीज पाकिस्तान के लोग मिस कर रहे थे, मतलब यंगस्टर्स हो गए हैं जो भी क्रिकेट के फैनेटिक्स हैं। तो अब अब एक बच्चे को जब जाके ग्राउंड में उसको वो फीलिंग आती है, पैशन देखता है, तो वो उसके अंदर आता है कि भाई मैंने भी खेलना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है ये भी। तो ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान में आना। और हमारे लिए जब क्राउड अपना होता है सामने, तो आपकी फीलिंग अलग होती है। जैसे अब उसके बाद जब कोरोना की वजह से जब क्राउड नहीं था, तो आपको ऐसे लगता था जब ऐसे आप एक प्रैक्टिस गेम खेल रहे हैं। तो इसलिए क्राउड आना, सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी होती है एज अ क्रिकेटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आपसे दोबारा से हम सवालात पूछते हैं जिनका सिलसिला हमने स्टार्ट किया था। जब आप अपना क्रिकेट बैग बनाते हैं तो वो कौन सी चीजें जो सबसे पहले आप रखते हैं? सबसे पहले स्पाइक्स। सबसे पहले फास्ट बॉलर के लिए स्पाइक जरूरी होते हैं। अच्छा, किसके साथ बैटिंग करने में मजा आता है जब आप बैटिंग करते हैं? अच्छे बैट के साथ। वैसे मैं पार्टनर पूछ रहा था। पार्टनर लाहौर वाइट्स में काफी अच्छे पार्टनर्स थे, लाइक रिजवान हुसैन था, उसने काफी अच्छा स्कोर किया। वो क्या नाम है, अनस महमूद था, इस तरह जिस जिस काफी काफी है वो तो पार्टनर्स तो काफी, अनलेस कि कोई रन आउट करवाने वाला ना आ जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बीइंग अ फील्डर कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको आप बैटिंग करते हुए देखते हैं तो आपको वाकई मजा आता है? हालांकि अपोनेंट टीम का प्लेयर होता है लेकिन आपको मजा आता है। बाबर आजम ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है। बाबर आजम की तो आपने बात की और सबको मजा आता है। डोमेस्टिक के हवाले से बताइएगा, डोमेस्टिक में कोई ऐसा प्लेयर कि जिसको देख के आपको लगता है कि यार इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है? रिजवान हुसैन। रिजवान हुसैन डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्हें इस साल भी चांस मिला और इसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब की टीम का हिस्सा है। मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर यू हैव फेस्ड एज अ बैट्समैन, जिसको देख के आप घबराए? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे किसी भी फास्ट बॉलर, मतलब किसी भी बॉलर को देख के घबराया नहीं कभी। आई ठीक, जस्ट वॉच ठीक। द बॉल, वो सोचता ही नहीं कि बॉलर जो भी है बस बॉल दे। अच्छा, कोई ऐसा बैट्समैन जिसे बॉल करते हुए आपको लगा कि यार बस आज तो खैर नहीं है, यहाँ इसके अगेंस्ट मैंने ये चीज करनी है तो मतलब मैं इसको ट्रैप कर सकता हूँ?
शर्जील खान एक मैच था, उसमें उसने इस तरह काफी अच्छी बैटिंग की थी। ठीक है, शर्जील खान। और बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर सो फार? ये एक नहीं बता सकता क्योंकि 3 है। दो बता दें, 3 बता दें, चले 3 बता दें। सलमान बट, डैरन सैमी, क्या नाम है, इमाद वसीम एंड शोएब मलिक, 4 है सॉरी। तो और भी जिन कप्तानों के अंडर चारों बेस्ट कैप्टन थे। अच्छा, एनी लेकिन 4 बेस्ट कैप्टन। ठीक है, ठीक है। एनी मेमोरेबल स्पेल ऑफ योर कैरियर? एक तो पीएसएल डेब्यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी बैटिंग के साथ कोई ऐसी इनिंग्स आपने खेली हो जो आपको लगा हो कि हाँ यार, वैसे तो एक आप इस सीजन में भी खेल दी थी, हम लोग बिल्कुल वहीं पे बैठे हुए थे और जब आपने वो छक्का मारा था और हम लोग सामने गैलरी में बैठे हुए थे और काफी इंजॉय किया था बीइंग अ कराची किंग सपोर्टर हम लोगों ने। तो बैटिंग में फर्स्ट क्लास में भी, ओवरऑल कहीं पे भी? ओवरऑल ये फर्स्ट क्लास में मैंने किया था 99। 99 ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करने में एंड यू आर रियल इंस्पिरेशन टू द यंगस्टर्स कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। एज डज नॉट मैटर, अपनी फिटनेस रखें, अपनी फॉर्म रखें, आपको कभी भी कहीं भी मौका मिल सकता है। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके उन तमाम फैंस के लिए जो पिछले 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सब लिख रहे हैं कि उमैद आसिफ को बहुत जल्द पाकिस्तान से खेलने का मौका मिलना चाहिए, क्या मैसेज देंगे उन तमाम दोस्तों के लिए? यही है शादी कि जिंदगी में हार्डशिप्स आती हैं। अगर आप तगड़े नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो और हार्डशिप्स लगेंगी। अगर आप तगड़े हैं तो आपको एवरी आफ्टर एवरी हार्डशिप कम्स ईज। तो आपको लगे रहना है, आपको बिल्कुल नहीं बनना कि भाई ओ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप लगे रहे, कोशिश करते रहे, आपको उससे बाहर आना है तो आपको सारी आसानियां भी मिलेंगी। और जो दुआएं जितनी ले सकते हैं ना बड़ों की, वो लें। ठीक है उमैद, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस उमैद एंड इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान से खेलने का भी मौका मिलेगा और जो जो आपके गोल्स हैं, जो जो आपके टारगेट्स हैं, आप उन्हें जरूर अचीव करेंगे। सो दैट वाज द एपिसोड 17th ऑफ द क्वारंटाइन शो। आपने एंजॉय किया। कल एपिसोड 18 के साथ दोबारा से रात 11 बजे हाजिर होगी। शाहजेब अली को उमैद आसिफ के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह।